खुला समर्थन चाइना की तरफ से पाकिस्तान को मिला है और भारत को भी एक तरह से धमकी दी है कि जो पाकिस्तान में चाइना के इंटरेस्ट हैं उन पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो एक तरह से चाइना ने भारत को एक तरह से धमकी दे दी है और एक तरह से हम जो बोल रहे थे कि चाइना का हाथ है वो अभी एस्टेब्लिश भी हो रहा है। आपको मालूम है जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स यूज कर रहे थे जो आतंकवादी टेररिस्ट वो चाइनीज इक्विपमेंट यूज कर रहे थे, हुआवे का यूज कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसमें चाइना का तो इन्वॉल्वमेंट सही तरीके से नजर भी आता है। उन्होंने बोल दिया है कि हम चाहें तो अभी हमें नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स के ऊपर हम हमला कर सकते हैं। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर हालत कितनी खराब है। उनका जो हबीब बैंक है जम्मू एंड कश्मीर, जिसको मैं गुलाम कश्मीर बोलता हूँ, उसके अंदर वो लोगों ने बंद कर दिया है। वहां पे दहशत का माहौल है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, पहलगाम के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही है और इसके चलते कई सारे देश पाकिस्तान के साथ भी नजर आ रहे हैं, जिसमें से चाइना नंबर 1 है, टर्की भी है। और अभी चाइना और पाकिस्तान के बीच में मुलाकात हुई, जिसमें चाइना के एम्बेसडर ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ हैं। खुला समर्थन चाइना की तरफ से पाकिस्तान को मिला है और भारत को भी एक तरह से धमकी दी है कि जो पाकिस्तान में चाइना के इंटरेस्ट हैं उन पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जो उसमें हम सी पैक की बात कर रहे हैं, क्योंकि सी पैक जो चाइना का बीआरआई के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर चाइना चिंतित है और इसी के चलते वो पाकिस्तान को पूरा समर्थन दे रहा है। और कई सारे अपडेट्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, चाइना ने खुला समर्थन, पूरा समर्थन पाकिस्तान को दिया है और भारत को एक तरह से धमकी दे डाली है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस अपडेट को? देखिए अभी चाइनीज एम्बेसडर इन पाकिस्तान वहां के प्रधानमंत्री से जाके मिले हैं और उन्होंने बताया कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान इज अ वेरी डीप आयन वेदर फ्रेंड, मतलब बहुत ही गहरी दोस्ती है हमारी और पाकिस्तान की। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि आपको जो भी कुछ भी वेपन सिस्टम चाहिए, कुछ भी मदद चाहिए, हम आपको देने को तैयार हैं। और बातों ही बातों में उसी के संदर्भ में उन्होंने भारत को भी धमकी दे दी है कि हमारे सीपेक के इन्वेस्टमेंट हैं गिलगित बल्तिस्तान में, हमारे इंटरेस्ट के ऊपर आप कुछ मत करिएगा। आपको मालूम है लद्दाख में ऑलरेडी हमारी फोर्सेस 4 साल से रेडी है। तो एक तरह से चाइना ने भारत को एक तरह से धमकी दे दी है और एक तरह से हम जो बोल रहे थे कि चाइना का हाथ है वो अभी एस्टेब्लिश भी हो रहा है। आपको मालूम है जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स यूज कर रहे थे जो आतंकवादी टेररिस्ट, वो चाइनीज इक्विपमेंट यूज कर रहे थे, हुआवे का यूज कर रहे थे, सैटेलाइट इक्विपमेंट्स उसके यूज कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसमें चाइना का तो इन्वॉल्वमेंट सही तरीके से नजर भी आता है। और पाकिस्तान ने भी चाइना को बोला है कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया हाइड्रोबॉम्ब जैसे यूज कर रहा है, आप भी ब्रह्मपुत्रा को वैसे ही यूज करो। तो चाइना ने अभी तक उसके ऊपर कुछ बोला नहीं है। बट एक तरह से आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान आज बांग्लादेश से भी बात करने गए थे उनके, और उन्होंने वहां पे भी बोल दिया। कल बांग्लादेश ने एक तरह से उधर एक लीडर है, उधर भी एक लीडर है फजलुर रहमान, उन्होंने बोल दिया है कि हम चाहें तो अभी हमें नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स के ऊपर हम हमला कर सकते हैं। तो एक तरह से इसके अंदर देखिए इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं बांग्लादेश के, फिर बाद में उनके गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन इसको खारिज भी कर रहे हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड द थ्रेट। हमारे को थ्रेट है चाइना से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से। तो इट इज अ 3 फ्रंट वॉर प्लस हाफ फ्रंट, 3.5 फ्रंट वॉर। हमने बहुत पहले बोला था, ये नजर भी आ रहा है। और अब देखिए पाकिस्तान के अंदर हालत कितनी खराब है। उनका जो हबीब बैंक है जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसको मैं गुलाम कश्मीर बोलता हूँ, उसके अंदर वो लोगों ने बंद कर दिया है। वहां पे दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि जितने भी बड़े दहशतगर्द है, मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, सबको उन्होंने कहीं बंकर में बंद कर दिया है। देखिए अंबर जी, अब हालत ऐसी है कि भारत की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो एक तरह से एक नए नए आयाम छूते जा रही है। आज भी आपने देखा होगा
एक्सप्रेसवे पे, यूपी के एक्सप्रेसवे पे, वहां पे प्लेन लैंडिंग और टेक ऑफ की एक तरह से आपने घटना देखी होगी। ये आज सुबह ही हुआ है। और भारत ने अपना जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो लाइट हेलीकॉप्टर है ध्रुव, उसको भी एक तरह से क्लियर कर दिया है फॉर ऑपरेशंस। और आप ये देखिए, कल जो यूएस एक तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, कल हमने उनसे 131 मिलियन डॉलर्स के एक सी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर लिया है। उसके बाद यूएस के सुर चेंज हो गए, वो भारत के सपोर्ट में आ गया। तो आप समझिए कि एक तरह से भारत ने फ्रांस के साथ डील कर ली है, आपने देखा रफाल का। और रशिया ने भी बोल दिया आपको अगर आर्म्स चाहिए तो हम देने को तैयार हैं। देखिए ये सब चीज जो बोलता हूँ ना, जैसे रशिया है, फ्रांस है और यूएसए है, इनको अपने वेपन सिस्टम्स बेचने में मतलब है। नहीं तो ये फीस पीस की बात करेंगे। जब भी हम वेपन सिस्टम्स खरीदने की बात करेंगे, ये हमको सपोर्ट करेंगे। इसराइल हमको आज बिना मतलब जो बोलते हैं ना, उन आइडियोलॉजिकली हमको सपोर्ट कर रहा है। इसराइल हमारा इज अ ट्रू फ्रेंड। हमें तभी मालूम पड़ता है जब एडवर्सिटी होती है, देन ओनली वी कम टू नो हु इज अवर फ्रेंड एंड हु इज अवर एनिमी। पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा है आज की डेट में? बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है, टर्की सपोर्ट कर रहा है। टर्की चाहता है कि वो खुद एक तरह से ऑटोमन एम्पायर को रीएस्टैब्लिश करके एर्दोगान खलीफा बनना चाहता है। वो मुस्लिम देश के अंदर उधर उनका रहनुमा बनना चाहता है। आज इसके हिसाब से वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अजरबैजान, तो जिसको पाकिस्तान और टर्की दोनों आर्म्स बेचते हैं, उसने उनको पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। देखिए, बाकी मैं बता देता हूँ कि कतर है, वो इनडायरेक्टली वो भारत की सपोर्ट में बोलेगा, पर इंटरनली आपको भी मालूम है, कतर के अंदर जितनी भी वो जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाता है अल जजीरा के थ्रू, वो प्रो पाकिस्तानी रहेगा। वो इंटरनली इन जो दहशतगर्द है, उनको एक तरह से सारा सपोर्ट करता ही जाएगा। और देखिए, कल एक बहुत ही हास्यास्पद जैसी घटना हुई पाकिस्तान के अंदर। उनके बताए जाते हैं कि उनके मिलिट्री प्लेन चोरी हो रहे हैं। अब ये क्या क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम है। डॉन की रिपोर्ट भी आई है, हमें मिली भी है, फिर सडनली हमने इंटरनेट में चेक किया, वो दिखाई नहीं दे रही है। बट पाकिस्तान के अंदर कल रात को प्लेन चोरी होते हुए वो फुटेज आ चुकी है, जिसमें बताया जाता है कि J-10 जो चाइनीज फाइटर्स है, उनको चुरा के उन लोगों ने तालिबान ने उसको एक बताया जाता है कि तालिबान ने पाकिस्तान फाइटर पायलट्स को कुछ पैसे दिए, कितने दिए नहीं मालूम। बट उसके बाद रात के अंधेरे में वो प्लेन चोरी कर लिए गए। अब ये एक हास्यास्पद वाली बात है। और अभी न्यूज़ आई है, सलाल डैम जो है चेनाब पे, उधर एक तरह से कश्मीर में अकस्मात बारिश आ चुकी है, जिसके कारण वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ज़्यादा हो गया है। तो भारत वो पानी कभी भी छोड़ सकता है। आपने देखा है कि बिलावल भुट्टो जो रो रहा था, उसको हम पानी अभी देंगे। आप देखिए कि पूरे उसकी दरिया में पानी इतना पानी रहेगा कि पाकिस्तान डूब जाएगा। और इसी के अंदर सारा चीज़ है ना अंबर जी, इट इज़ जो है वो इकोनॉमिक्स का खेल है। भारत इस इकोनॉमिक वॉरफेयर के थ्रू पाकिस्तान को चोक कर रहा है। आप सोचिए, जब पानी मिलेगा नहीं उनको, 4 दिन पानी मिलेगा नहीं और 5वें दिन पूरा पानी उनको मिलेगा, तब पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आएगी। और आपको मालूम है, पाकिस्तान के अंदर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और सडनली पानी आता है और पानी रहेगा नहीं, उधर के वाटर लेवल कम हो जाएंगे, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी नहीं, जिसके कारण वहां पे पावर शॉर्टेज आएगा। पावर शॉर्टेज आएगा तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होगा। और अगर इरेगुलर पैटर्न से हम पानी छोड़ते रहे, वहाँ के लोग क्रॉप्स उगा नहीं पाएंगे। पाकिस्तान के अंदर भी कॉटन उगते हैं। आप सोचिए, अगर कॉटन नहीं वो उगा पाए तो क्या करेंगे? उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री contributes around 8.5% of Pakistan GDP and 60% of Pakistan's export। तो उधर फर्क पड़ता है, और इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी हमारे टेक्सटाइल मिल्स होने वाली है। आपको ये भी मालूम होगा, भारत और पाकिस्तान हमेशा बासमती के ब्रांड के ऊपर, जो पेटेंट के ऊपर हमेशा हम लोग लड़ते रहते हैं। और उस मार्केट में भी 65% वर्ल्ड मार्केट हमारे पास है, 35% पाकिस्तान के पास है। अब उसका भी पैदावार नहीं हुआ तो अल्टीमेटली हमें ही फायदा होने वाला है।
तो एक तरह से ये एक इकोनॉमिक वॉरफेयर है। और आप समझ लीजिए बिजली नहीं मिलेगी तो क्या होगा? पाकिस्तान के अंदर बिजली के दाम बढ़ेंगे, और अगर बिजली के दाम बढ़े तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को और भी ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम पाकिस्तान के लोगों के पास नहीं रहेगी, उनके पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। वहां पे बताया जाता है कि एक यूनिट इंडियन रुपीस में इट इज 76 रुपीज। जो यूनिट हम जो हमें पाकिस्तानी रुपीस में 76 और इंडियन रुपीस में 30 to 33 है, तो हमारे यहाँ 11 रुपए में मिलती है। तो फर्क बहुत सारा है। देखिए यही तो एक चीज है, दिस इज नोन एज इकोनॉमिक वॉरफेयर, और भारत उसी के ऊपर काम कर रहा है। कल पाकिस्तानी शिप्स के ऊपर जो डॉकिंग राइट्स है वो हटा दिए हैं, और आपको ये भी बताया जाता है, आपको ये भी मालूम है कि जो एयरप्लेन्स है उनको भी बंद कर दिया गया, एयर स्पेस फॉर पाकिस्तानी एयरलाइंस। यहाँ से जो पोस्टल ऑर्डर जाने वाले थे उसको भी बंद कर दिया है। एक कंप्लीट तरीके से नाकाबंदी कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर आपने कल भी हमने बताया था कि किस हिसाब से इंस्टाग्राम और जो हैंडल्स है पाकिस्तान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के, उन सबके हैंडल्स हम बंद करते जा रहे हैं। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर आज की हालत क्या है, उनकी जो डेब्ट्स है, जो बताते हैं $9 बिलियन का डेब्ट है उनकी पावर सेक्टर पे, वो पैसा जी। आने वाला नहीं। और हम्म। उनकी इकोनॉमी है अराउंड 340 से $350 बिलियन। उनके पास $8 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, एक महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। सोचिए, अब पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुका है। वहां पे वो दे विल नॉट बी एबल टू फाइनेंस देयर इंपोर्ट्स। वो वेपनरी कैसे खरीदेंगे, वो अपना फ्यूल कैसे खरीदेंगे? वहां पे एक तरह से इकोनॉमी चरमरा जाएगा। अगर हम ऐसे ही ब्लॉकेड करते रहे, आप ये देखेंगे न्यूज़ आएगी पाकिस्तान के अंदर, वहाँ के लोगों के बीच में अशांति आएगी। और यही भारत चाहता है कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो अपनी मिलिट्री को समझाए, और उधर जाके जब प्रॉब्लम्स आएगा तब मिलिट्री जी। समझेगी। जी, उमेश जी, ये सारी बातें तो समझ में आती हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से इकोनॉमिकली चोक करने की बात हो रही है, उसका असर पाकिस्तान पे सीधा नज़र आना भी शुरू हो गया है। अब सवाल ये है, जो बात आपने कही कि खबर ये आ रही कि पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं, उनको चुराया जा रहा है, वो टीटीपी चुरा रही है, और हम डी-न्यूक्लियराइज़ेशन ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के पास जो भी इस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, फाइटर्स हैं, वो एक बड़ा खतरा पूरे रीजन के लिए ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के लिए हो गया। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान टेरर फैक्ट्री है। ऐसे में आतंकवादी संगठनों के पास या आतंकवादियों के पास एक्सेस मिल जाता है इन सारे हथियारों पर। ये पूरे रीजन के लिए खतरनाक हो सकता है। अब ये खबर में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे सरफेस हो रही हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, हमने आज नहीं है, 5-6 महीने पहले ही बोलना चालू कर दिया था डी-न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है? पाकिस्तान के हाथ में जो न्यूक्लियर वेपन्स है, इट इज़ नॉट गुड फॉर द ह्यूमैनिटी। विश्व में अगर शांति स्थापित रहना चाहते हो, तो सबसे पहले डी-न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान करना ज़रूरी है। अब अमेरिका के अंदर भी माँग आने लग गई है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में बात चालू हो चुकी है कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ है? क्योंकि अमेरिका ने एक तरह से पॉलिसी बना रखी है, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई अगर सिविलियन सरकार अगर गिर जाती है और रेडिकल्स उसको उधर कंट्री को ले लेते हैं, तो उन्होंने पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है कि वो कैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को अब सिक्योर करेंगे, यहाँ तक कि अपनी वो फोर्सेस भी भेजेंगे। तो ये ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है। अब वहां पे अमेरिकन अखबारों में ये बातचीत चालू हो गई है, थिंक टैंक में चालू हो गई है। अब उनको समझ में आ गया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स इज नॉट सेफ विद पाकिस्तान, क्योंकि इट इज लाइक अ फेल्ड स्टेट, दो फेल्ड स्टेट विद न्यूक्लियर वेपन्स। ये लोगों को समझ में आ गया है। इनफैक्ट तालिबान के आपको एक चीज आपको मालूम है कि शिमला एग्रीमेंट भी पाकिस्तान ने एक तरह से खारिज कर दिया था। उसके बाद बोल दिया था कि हम कुछ भी आपके बॉर्डर्स पे ट्रेड अलाउ नहीं करेंगे। बताया जाता है 150 ट्रक जो है अफगानिस्तान से वो भारत के लिए निकल चुके हैं, और पाकिस्तान अलाउ कर रहा है तालिबान को, बोलता है कि हम वी आर लाइक अ ब्रदर्स, ओके, वी आर लाइक अ ब्रदर्स, इसके लिए हम अलाउ कर रहे हैं। क्योंकि भारत की तरह अफगानिस्तान भी सोच रहा है, उनके यहाँ से जो डैम निकलता है जहाँ पे वो काबुल रिवर रहता है और वो पाकिस्तान में जाता है, उसके ऊपर भी हम डैम बना के पानी रोक दें। तो
एक तरह से तालिबान भी वही प्लेबुक यूज कर रहा है जो भारत यूज कर रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान अब एक तरह से दम रहा है और वो अलाउ कर रहा है अफगान के जो ट्रक्स है भारत के वाघा अटारी बॉर्डर पे आने के लिए। और इससे देर रात एक खबर भी आई थी कि आसिफ मुनीर ने बैक चैनल ट्रैक जो टॉक्स होती है उसके लिए उन्होंने भारत को अप्रोच किया है और बताया जाता है कि लंदन में किसी के थ्रू ये टॉक्स चालू भी हो चुकी है। और कल आपने जिस हिसाब से देखा अमेरिका भी इंटरवीन करना चालू कर चुका है और एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि युद्ध ना हो। बट भारत एक ही चीज है, भारत को जो करना है वो करेगा। एक तरह से काइनेटिक वॉरफेयर ना करे बट जो डिप्लोमेटिक है, इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, हर तरीके से वो पाकिस्तान को चोक कर रहा है। पाकिस्तान को समझ में आ रहा है उनकी इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है ना। अब सोचिए अगर भारत इसी तरह से ब्लॉकेड करता गया, पाकिस्तान अपने जहाज निकाल रहा है, सॉर्टीज कर रहा है, सबके लिए पैसे लग रहे हैं, फ्यूल लग रहा है, कहीं ना कहीं इसको एक तरह से चोक किया जा रहा है। भारत के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है? $680 बिलियन। पाकिस्तान के पास $8 बिलियन है। आप सोचिए कहाँ उसकी वो कहाँ टिक पाएगा। इसके लिए वो हमें धमका रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। अब ये न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना भी उसके ऊपर बैकफायर हो रहा है। अब देखिए ख्वाजा आसिफ को एक तरह से वो लेके आके उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बताया जाता है आज बिलावल बेबी भुट्टो भी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान प्रमोट्स टेररिज्म। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये एक्सपोज होते जा रहे हैं। विश्व के अंदर हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी हमें सब लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी है और भारत बाध्य कर रहा है उनको सपोर्ट करने के लिए। देखिए खुशी से नहीं करना चाहते, खुशी से सिर्फ आज इसराइल हमारे साथ है, बाकी सब कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है इसके लिए हमारे साथ आ रहे हैं। भले ही वो रशिया हो, भले ही वो फ्रांस हो, भले ही वो यूएसए हो या कतर हो या सऊदी हो, क्योंकि सऊदी में को भी अपने इन्वेस्टमेंट्स सिक्योर करने हैं। सऊदी के पास 20 साल का तेल है, उससे ऊपर नहीं है। तो अब वो क्या कर रहा है, अपने जो कमाए हुए पैसे वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है बाकी सब कंट्रीज में, ताकि उसको उसके ऊपर इनकम आती रहे। एक बहुत ही सही चीज है। और हमने कैसे बताया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर कोड जो बताए जाते हैं वो एक तरह से सऊदी के पास है। बट देखिए आपको ये समझ में आना पड़ेगा, पाकिस्तान के उन्होंने बोला कि 130 न्यूक्लियर वेपन्स आर डायरेक्टेड, उनके एक मिनिस्टर ने बोला था। तो मतलब पाकिस्तान के पास है टोटल 170, 130 अगर वो इंडिया के लिए यूज कर रहे हैं तो 40 का कोड तो और सऊदी के पास होगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक मर्सिनरी स्टेट है, सबको समझ में आ रहा है। और एक तरह से बहुत सारी खबरें जिस हिसाब से बता रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इंटरनली वो एक कंट्री ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स है। और टीटीपी जो बलोच वाले तो हर दिन कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, जिसके कारण उनके लोग मर ही रहे हैं। तो उनकी आर्मी के अंदर प्रॉब्लम चल गया। एक तरह से उनका जो आसिफ मुनीर है वो छुप के बैठा है, उसको डर है कि भारत कुछ ना कुछ कर दे, क्योंकि भारत जरूरी नहीं है काइनेटिक वॉरफेयर करे, वो कुछ भी कर सकता है। अब ये क्या है, फ्री हैंड का मतलब क्या होता है, ये नहीं होता है कि आप डायरेक्ट जाके स्ट्राइक करो, वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। और क्या कर सकता है यही पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है और इसीलिए वो इधर-उधर बौखलाए फिर रहे हैं। मध्यस्थता की भी बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से भी गुहार लगा, यूनाइटेड नेशन तो है ही, साथ-साथ यूनाइटेड स्टेट्स से भी गुहार लगा रहे हैं कि भई इसमें मध्यस्थता करें और इसको डी-एस्केलेट किया जाए, क्योंकि जिस तरह से भारत ने एक कड़ा रुख इख्तियार किया है, उससे पाकिस्तान परेशान बहुत ज़्यादा है। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो क्राइसिस हैं सिक्योरिटी के हवाले से हो या फिर इकोनॉमी के, दोनों ही बहुत चैलेंजिंग है और ऐसे में भारत का कोई बड़ा एक्शन पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकता है। यही पाकिस्तान के लिए चैलेंज है और जो आसिम मुनीर का ये कदम है, ये पाकिस्तान के लिए भारी पड़ गया है और पाकिस्तान में भी आसिम मुनीर के खिलाफ, फ़ौज के खिलाफ बड़ी सारी आवाज़ें बुलंद हो गई हैं कि फ़ौज की करने की सज़ा फ़ौज को ही मिलनी चाहिए, आवाम का इससे कोई लेना-देना नहीं है। तो क्या ये जो भारत ने कदम उठाया है, इससे पाकिस्तान में एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा, कोई बड़ी आवाज़ फ़ौज के खिलाफ उठेगी कि जो फ़ौज का इंटरवेंशन रहा है पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में, पावर में, वो कम हो सकेगा और एक ऐतिहासिक बदलाव हम देख सकेंगे। ये बड़ा सवाल है और उमेश जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए पाकिस्तान के ट्विटर स्पेस में देखें तो रिसाइन आसिफ मुनीर के ट्वीट तो आने चालू हो गए हैं।
और भारत भी क्या कर रहा है, एक तरह से पानी को डाइवर्ट करने के लिए अपने यहाँ पे कैनाल सिस्टम बना रहा है। कश्मीर के अंदर बताया जाता है कि वो इरिगेशन फैसिलिटी यूज करेगा पानी को डाइवर्ट करने के लिए, जिसके कारण कश्मीर में जो सेब की पैदावार है वो बढ़ जाएगी, सैफरॉन की पैदावार बढ़ जाएगी। अभी ऐसा हालत है क्योंकि एक तरह से हम पूरा पानी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे एरिया के हम उसको एक तरह से हम उसको कोई खेती के लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं। जब ये कैनाल सिस्टम से डाइवर्ट होगा तो कश्मीर के अंदर हम बहुत सारे सेब भी उगा पाएंगे, सैफरन भी उगा पाएंगे, और उस स्केल के कारण भारत कॉम्पिटिटिव बनेगा। क्योंकि अभी जो बात आ रही है अंबर जी, बताया जाता है ईरान से जो सैफरन आता है वो थोड़ा सस्ता है जो कश्मीर के सैफरन से। कश्मीर के सेब भी थोड़े महंगे हैं क्योंकि भारत कहीं ना कहीं इंपोर्ट करता है, तो उससे प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये जब पानी डाइवर्ट होगा तो ये कश्मीर के लोगों के लिए यूज होगा, और कश्मीर में जिसके पास लैंड होल्डिंग्स है उसके ऊपर वो सेब की पैदावार कर पाएगा, सैफरन की पैदावार कर पाएगा, जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी। उनको मालूम है हमारे यहाँ पे 10-11 रुपया हमको यूनिट पे मिल रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है। हमारे यहाँ पे कश्मीर में $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, सब लोग देख रहे हैं। और पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, गुलाम कश्मीर, वो खुद भारत के साथ जुड़ना भी चाहता है। और एक तरह से कल एक स्टेटमेंट आया था पन्नू का कि पाकिस्तान जो भारतीय सिख है वो पाकिस्तान के अंदर अटैक नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद चीज है। अब ऐसा है, कश्मीर के लोग बोल रहे हैं कि हम भारत के लिए लंगर, भारत के अरे पन्नू फोर्सेस तो के खुद लिए। पंजाब में रही, वो क्या कुछ करेंगे? पन्नू खुद हो पंजाब में तब वो करें। ऐसे बड़ी बड़ी बातें करने से बाहर बैठकर क्या हासिल होता है? और पाकिस्तान के मंत्री सोचते हैं कि वो कोई इंडिया में सिखों के लीडर हैं, और वो अपने उसमें जाकर भी इस तरह की बात करते हैं संसद के पटल से। तो बड़ी अजीब सी बात है, हास्यास्पद बात है देखिए कि उनको भी नहीं पता है कि रियलिटीज क्या है। देखिए खैर, जगमीत सिंह का क्या हाल हुआ आपको मालूम है कनाडा में? वो आईएसआई का स्टूज था, वो खुद अपनी सीट से हार गया। उसकी हालत खराब हो चुकी है, मुंह उसका खत्म हो गया। एक टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बनने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने आप को डिक्लेयर भी कर दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। अब लोगों ने उसको उसकी सीट से ही हरा दिया। उसकी जो सीट थी अभी 8 सीट हो गई है, उसको तो उसकी पार्टी को भी रिकग्निशन खत्म कर दी है। ऐसी हालत है। तो एक तरह से दिस इज अ सेटबैक टू द खालिस्तानी मूवमेंट। ओके, अब ये पन्नू की भी बारी आएगी, ये भी भौंकता रहेगा। उससे कोई हमें देखने की जरूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू डेफिनेटली, हम जिस हिसाब से भारतीय फोर्सेस जिस हिसाब से काम कर रही है, जिस हिसाब से नाकाबंदी कर रही है, घेराबंदी कर रही है, और पाकिस्तान को थका थका के उनके जो चीज से वो लोग डर चुके हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि भारत कब करेगा, और ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत खराब होने वाली है। वो आप देखेंगे, चोकिंग को बोलते हैं इसको। जी, अब आप ये देख रहे हैं, हमने बहुत चीज पहले भी बोली थी कि काइनेटिक वॉर नहीं होगा। हमने देखा था, आपने देखा कि वो नहीं हो रहा है। हमने बोला था कि अब चाइना इसके अंदर। देखते हैं क्या, कब, कैसे होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उमेश जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।